नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर यूपीपीएससी वाला पर। एक बार फिर मैं आप सबके सामने यहाँ पर उपस्थित हूँ। ऐसी मुझे पूरी आशा है, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात पढ़ाई कर रहे होंगे। और उसी क्रम में हम लोग आज कुछ नई चीजें यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, आज हम लोग यहाँ पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। स्पेशली अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसको हम लोग ISFR के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 2023 के नाम से भी इसको यहां पर जाना जाता है, जिसको FSI यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। कुछ बेसिक सी बातें, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट भी हम लोग इस सेशन में यहां पर डिस्कस करेंगे, जो आपकी प्रीलिम्स और मेंस यानी कि प्रारंभिकी और मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। द यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिलीज द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, दैट इज ISFR 2023 एट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। अब यहां पर दो तीन चीजें आपको पता चल गई। सबसे पहली बात कि ये जो रिपोर्ट है ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा जारी की गई है, तो आप लोग बताएंगे एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो मिनिस्ट्री है। दूसरी बात कि इंडियन स्टेट जो ISFR रिपोर्ट जो है इसको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में क्या किया गया, जारी किया गया। और अगर हम लोग यहां पर बात करें भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री, तो उनका नाम भूपेंद्र यादव है, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो कुछ बेसिक से फैक्ट जो है उनको भी मैंने यहां पर शामिल कर लिया है। जैसा कि आप लोग पीछे देख पा रहे होंगे, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है उसके द्वारा इसको जारी किया गया है और 2023 की रिपोर्ट है। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ सकता है कि सर यहां पर 2024 जो है वो समाप्त होने वाला है और हम रिपोर्ट जो है वो 2023 की देख रहे हैं, ऐसा क्यों? इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा जो है वो हम लोग यहां पर कर लेते हैं। देखिए, अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं इस वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में, ठीक है, it is published every 2 years by the Forest Survey of India under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. The first survey was published in the year 1987 and ISFR 2003 is the 18th such report in this series. इसकी पहला जो प्रकाशन किया गया था ये 1987 में किया गया था और इस बार की जो रिपोर्ट है ये 18वीं रिपोर्ट है, जिसको FSI यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। तो कुछ प्रीलिम्स इंपोर्टेंट फैक्ट जो है उनको भी मैंने आपके सामने यहां पर शामिल कर दिया है, ताकि इनको आप लोग अपने जो नोटबुक है उसमें आप शामिल कर लें। द रिपोर्ट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, मैंग्रोव कवर, growing stock, carbon stock in India's forest, intensives for forest fire, agroforestry, etc. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एनवायरमेंट में, हमारे इकोलॉजी में या बायोडायवर्सिटी में। हम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर बहुत सारी चीजें जैसे कि मैंग्रोव कवर का क्या हिसाब किताब है, ग्रोइंग स्टॉक जो है वो कैसा है, कार्बन स्टॉक कैसा है, और इसके साथ साथ में जो फॉरेस्ट कवर है और ट्री कवर है उसके बारे में भी हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं। तो कुछ बेसिक सी बातें आप लोग जरूर इसको यहां पर शामिल कर लेंगे, ऐसी मुझे पूरी यहां पर उम्मीद है। अगर हम लोग बात करें यहां पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, यानी कि अगर हम लोग यहां पर FSI की बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इसको 1965 में भारतीय वन संसाधन निवेश पूर्व सर्वेक्षण, ठीक है, और इसके साथ साथ में FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसके तहत इसको यहां पर स्टार्ट किया गया था। और उसके बाद में FSI जो है ये 1 जून 1981 को क्या किया गया, फुल फ्लैश्ड में यहां पर काम करता है, जिसका हेडक्वार्टर आप देखेंगे तो देहरादून में है, ठीक है। और इसके जो डायरेक्टर जनरल है यानी कि DG जो है उनका नाम है यहां पर अनूप सिंह IFS यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि जो ऑल इंडिया सर्विस से है उससे से IFS को कब अलग किया गया, ये आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए। और इस बार का आपने प्रीलिम्स का पेपर देखा, कितने छोटे छोटे से फैक्ट जो थे वो यहां पर शामिल किए गए, इसीलिए
थोड़ी सी हमको अब तैयारी जो है उसको चेंज करना होगा, वो पैटर्न जो है थोड़ा सा हमको बदलना होगा, जो पुराने ढर्रे पर हम लोग चले आ रहे थे उसको थोड़ा सा अब चेंज करना होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें हम लोग यहां पर जान चुके हैं। अब अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं एफएसआई की, यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, तो इसका मुख्यालय अभी मैंने आपको बताया कि देहरादून में है। कहां पर है? देहरादून, है ना। लेकिन इसके साथ साथ शिमला, कोलकाता, नागपुर और बेंगलुरु, यानी कि लगभग लगभग देखा जाए तो भारत के जो चारों हिस्से जो हैं, शिमला आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में पड़ेगा, अगर आप यहां पर नागपुर में देखते हैं तो ये महाराष्ट्र का क्षेत्र आ जाएगा, कोलकाता में आप जाएंगे तो ये ईस्टर्न साइड आ जाएगा, और बेंगलुरु जो है वो आपका सदर्न साइड यानी पेनिनसुलर वाला पार्ट जो है उसको शामिल कर लेंगे। और इसके साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट की बात कर ले तो वहां पर भी एक आपको जो सब सेंटर जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। तो ये भी चीजें आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं और अब जो पॉलिसीज हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहां पर जान लेते हैं। अगर हम लोग बात करें यहां पर जो रिपोर्ट है ये 1987 से जारी की जा रही है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो भारत में फॉरेस्ट पॉलिसी है यानी कि वन नीति जो है वो 1988 यानी कि 1988 की लागू है अभी भी, यानी कि इंप्लीमेंट है। और इससे पहले दो नीतियां जो थी उनको भी यहां पर लागू किया जा चुका था। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करें यहां पर 1894 की, उसके बाद दूसरी जो नीति आती है वो आती है 1952 में, और तीसरी जो नीति आती है वो आती है 1988 में। यानी कि अभी जो काम हो रहा है वो इस तीसरी नीति के अकॉर्डिंग ही हमारे देश में यहां पर चल रहा है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1988 लागू है, जिसके केंद्र में पर्यावरण संतुलन और आजीविका है ना। आपको जो पर्यावरण संतुलन है उसको भी देखना होगा, और यहां पर आजीविका जो है ना, जो आपके बोल सकते हैं कि जो लिव स्टॉक जो है उसके बारे में भी यहां पर चर्चा जो है वो करनी होगी, लिवलीहुड के बारे में भी आपको चर्चा यहां पर करनी ही होगी। अब कुछ बेसिक से फैक्ट और हम लोग यहां पर शामिल कर लेते हैं कि जो जंगल है या जो वन जो है ये किस सूची में आते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना कि ये भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची है उसमें इसको शामिल किया गया है ना। प्रीलिम से पूछा जा सकता है कि जंगल या वन जो है ये किस सूची में आते हैं, तो आप बताएंगे कि जो समवर्ती सूची है, कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसमें इसको शामिल किया जाता है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि कॉन्करेंट जो लिस्ट है उसमें सब्जेक्ट जो है उनकी संख्या कितनी है, ये आपको मुझे कमेंट करके यहां पर बता देना होगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री इज 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज 25.17% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। यानी कि अगर हम लोग यहां पर भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत के क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो 25.17% जो क्षेत्र है वहां पर आपको वन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट और ट्री कवर। अब ये दोनों चीजों के बारे में भी हम लोग यहां पर सीखेंगे कि ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आगे हम करेंगे। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर, that is 21.76% as forest cover and 3.41% as tree cover। ठीक है, अब ये टर्म क्या होता है, फॉरेस्ट कवर क्या होता है, ट्री कवर क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, कुल कवर किया गया क्षेत्रफल आप देख सकते हैं यहां पर 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 25.17% है। इसमें से अगर देखा जाए तो 21.76% जो है वो आपका वन क्षेत्र है, और 3.41% जो है वो आपका वृक्ष क्षेत्र है। अब आप सोच रहे होंगे कि वन क्षेत्र और वृक्ष क्षेत्र तो सर लगभग लगभग एक ही होता है। नहीं, यहां पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। अब सवाल यह है कि सर अगर 2 साल में आती है, यानी कि इससे पहले जो रिपोर्ट आई होगी वो 2021 में आई होगी, बिल्कुल बात सही है। तो हमारे लिए कुछ यहां पर अच्छी बात है क्या इस रिपोर्ट में? जी हां, 2021 की रिपोर्ट से अगर हम यहां पर तुलना करते हैं तो हमको 1,445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि जो है वो हमको यहां पर देखने को मिल जाती है। ये हमारे लिए क्या है, ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे सवाल अगर आपसे पूछे जा रहे हैं तो इनको आप लोग जरूर यहां पर शामिल कर लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे जो 2021 का हिसाब किताब जो है, रिपोर्ट जो है वो आपके सामने
मैंने इसके कंपेयर करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। 19 और 21 का जो हिसाब किताब है और अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो 2023 की कर रहे हैं, ठीक है, शामिल कर दिया है मैंने। अगर हम यहां पर 2023 की रिपोर्ट की बात करें तो मैंने आपको बताया कि 21.76 जो परसेंट है वो फॉरेस्ट कवर है और 3.41% जो है वो आपका ट्री कवर है। अगर हम लोग यहां पर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात करते हैं तो अचीव 2.29 जो बिलियन टन है, ठीक है। टारगेट जो था हमारा वो 2.5 से लेकर 3.0 बिलियन टन है 2030 तक। तो ये भी हमारे लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। पेरिस कन्वेंशन का नाम आपने सुना होगा, स्पेशली हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। और 3 प्रमुख राज्यों की बात करूं या बोल सकते हैं कि जो टॉप 3 राज्य जो हैं उसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है यहां पर मध्य प्रदेश का। दूसरा नाम जो आता है वो आता है यहां पर अरुणाचल प्रदेश का और तीसरा जो नाम आता है वह यहां पर महाराष्ट्र का। ध्यान रखेंगे ये बात जो है वो आप लोग यहां पर शामिल कर लेंगे, ये मैंने आपके सामने यहां पर प्रस्तुत कर दिया है। इसके साथ साथ में अगर हम यहां पर परसेंटेज की बात करते हैं तो लक्षद्वीप, इसके साथ में मिजोरम और जो अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र जो है वहां पर आप परसेंटेज में उनको क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। ये बात विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेकिन इसको समझाने से पहले मैं आपको जरूर ये बताना चाहता हूं कि जो पहला टर्म था हमारे पास में कि सर ये जो आपके पास में जो वन क्षेत्र है या वृक्ष क्षेत्र है वो क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमको बता दीजिए। तो वो पॉइंट भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेंगे कुछ बेसिक से फैक्ट और हम लोग यहां पर शामिल कर लेते हैं। देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 145 स्क्वायर किलोमीटर इन द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री, 156 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर एंड 1289 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज इन द ट्री कवर, ठीक है, ट्री कवर। ऐसा यहां पर बताया गया है कि भाई देश के जो वन और वृक्ष आवरण जो है उसमें 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें से 156 वर्ग किलोमीटर जो है वो आपका वन क्षेत्र है और 1289 वर्ग किलोमीटर जो वृद्धि है वो आपके वृक्षों का जो आवरण है वहां पर आपको देखने को मिल जा रही है। सारे फैक्ट जो है ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ध्यान रखें सर ये फॉरेस्ट कवर है या ट्री कवर है या इसके लिए और भी कोई प्रोविजन है क्या, या अगर हम यहां पर डिफरेंस की बात करें तो क्या होता है, इसके बारे में सर थोड़ा सा हमको समझा दीजिए। बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं। अब एक टर्म आपके पास में आता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, दैट इज आरएफए। आरएफए, ठीक है। आरएफए ऑफ इंडिया इज द टोटल एरिया ऑफ लैंड that has been designated as a forest in government records or notified under any government act or rules। ध्यान रखना, और ये जो आपके आरएफए जो है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है ये बाकायदा एक प्रोविजन है यहां पर जिसको आप लोग इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत क्या करते हैं, इसको लागू करते हैं, ठीक है। सो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया लार्जली कंसिस्ट ऑफ एरियाज डेजिग्नेटेड एज रिजर्व फॉरेस्ट और इसके साथ साथ में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। अब यहां पर आप देख रहे होगे रिजर्व फॉरेस्ट है और इसके साथ साथ में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है इसकी चर्चा यहां पर की गई है। अब हम लोग देखते हैं कि सर ये रिजर्व और प्रोटेक्टेड यानी कि आरक्षित और संरक्षित वन जो है वो क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। आओ जरा मेरे साथ। अगर हम लोग यहां पर आरक्षित वन की बात करते हैं तो ये सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी में होते हैं। ये क्या होते हैं सर के, जो सरकार होती है उसकी प्रत्यक्ष निगरानी में है। और संरक्षित वन जो होते हैं इसको सरकार के द्वारा इसकी देखभाल की जाती है, यानी कि लुक आफ्टर जो है वो सरकार के द्वारा ही इसका किया जाता है। यहां पर आप देखेंगे तो ये तो डायरेक्ट है, इस पर तो भाई साहब आपको बिल्कुल कुछ भी करने नहीं, यहां पर सरकार का कंट्रोल रहता है, ठीक है। पशु चारागाहों के व्यवसायिक उद्देश्य हेतु सार्वजनिक प्रवेश की अनुमति यहां पर नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष निगरानी में है। और संरक्षित की बात करें तो यहां पर स्थायी लोगों को वन में बिना किसी गंभीर क्षति किए बिना वनोपज के लिए यानी कि वनों से जो उपज होती है ना, वनोपज के लिए उपयोग करने और मवेशी चराने की अनुमति जो है वो यहां पर दे दी जाती है। हम लोग देखते हैं गांव में जो क्षेत्र होते हैं वहां पर जंगलों को जानवरों को छोड़ दिया जाता है कि ठीक है तुम चराई वराई जो है वो कर सकते हो, लेकिन जो आपके रिजर्व फॉरेस्ट है यहां पर ऐसी कोई एक्टिविटी जो है वो आपको देखने को नहीं मिलती है ना।
तो अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट, पहला पॉइंट आपको रिजर्व में ध्यान रखना है। और प्रोटेक्टेड की बात कर ले तो केयर बाय द गवर्नमेंट, है ना। Public entry for the commercial purpose of cattle pastures is not permitted and the local people allowed to use the forest produce and graze cattle without causing any serious damage to the forest। आप कर लो लेकिन कुछ भी हानि जो है वो वहां पर नहीं होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। अब थोड़े से जो इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, इन इंपोर्टेंट फैक्ट को समझाने से पहले मैं आपको यहां पर ये जरूर ये बता देना चाहता हूं, जरूर मैं आपको ये समझा देना चाहता हूं कि सर ये जो आपका ट्री कवर होता है या फॉरेस्ट कवर होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमको यहां पर बता दीजिए, इसके बारे में यहां पर समझा दीजिए। ठीक है, देखो बच्चों, अगर हम लोग यहां पर बात करें, अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं फॉरेस्ट कवर की, फॉरेस्ट कवर, और दूसरा जो है हमारे पास में वो है क्या, वो है हमारे पास ट्री कवर। ठीक है, अब ध्यान रखना, मान लेते हैं कि कोई ऐसा कोई क्षेत्र है, कोई एरिया है ये, ठीक है। अब इस एरिया में यहां पर मान लीजिए कि हमारे पास में 10%, ठीक है, 10% हमारे पास में क्या है, हमको यहां पर जो फॉरेस्ट है वो हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, वो हमको यहां पर देखने को मिल रहा है। और ये जो एरिया है ये कितना होना चाहिए, ये एरिया जो है ये होना चाहिए 1 हेक्टेयर। ठीक है, 1 हेक्टेयर एरिया जो है वो यहां पर होना चाहिए। और इस 1 हेक्टेयर एरिया में अगर यहां पर जो फॉरेस्ट है वो जो, या बोल सकते हैं कि जो ट्री कैनोपी है ना, हाँ ये भी ध्यान रखना, जो ट्री कैनोपी है। अब कैनोपी क्या होता है, कैनोपी का मतलब होता है एक आवरण, है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग मेला जाते हैं या सड़कों पे जाते हैं तो कुछ इस प्रकार का आपको एक छाता टाइप का बड़ा सा देखने को मिल जाता है ना, आपने देखा होगा इस प्रकार का। तो जो ट्री कैनोपी है यानी कि वहां पर जो फॉरेस्ट जो है, अगर वहां पर उनकी डेंसिटी 10% से ज्यादा है, जो टोटल एरिया है 1 हेक्टेयर एरिया जो है, वहां पर 10% से ज्यादा कैनोपी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यहां पर फॉरेस्ट कवर। और अगर वो 10% से कम है, अगर वो 10% से कम है 1 हेक्टेयर में, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्री कवर। उसको क्या बोलते हैं यहां पर, ट्री कवर बोला जाता है। 10% से कम है तो वो ट्री कवर है, 10% से ज्यादा कैनोपी जो है, जंगल जो वहां पर बोल सकते हैं कि जो फॉरेस्ट ट्री जो है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग यहां पर बोलेंगे फॉरेस्ट कवर। अगर वो कैनोपी जो है वो 10% से ज्यादा है, और अगर 10% से कम है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग यहां पर बोलते हैं ट्री कवर। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है, ये बेसिक द डिफरेंस बिटवीन फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर, ये दोनों टर्म आपको अच्छे तरीके से यहां पर याद कर लेने होंगे, इसको आपको यहां पर शामिल करना होगा। अब ये इस क्षेत्र की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो ये आपके पास में फॉरेस्ट है। ठीक है, ये क्या है आपके पास में, फॉरेस्ट कवर है, जो कि आपका 21.76% है। और जो आपका यहां पर ट्री कवर है यानी कि वृक्षारोपण जो है वो आपका 3.41% है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और कुल क्षेत्र की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 20.17%, 25.17% जो है, इन दोनों को मिला दोगे तो आपके पास में ये संख्या जो है वो देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर हम लोग यहां पर बात करें स्क्रब की यानी कि झाड़ियों की बात करें तो ये 1.33% है। और गैर वन क्षेत्र जो इन दोनों में शामिल नहीं है, जो इन दोनों में शामिल नहीं है, उसको हम लोग यहां पर 73.50% में शामिल कर लेते हैं। अब ये गैर वन क्षेत्र क्या होता है भाई, अगर मान लो कि हम सड़कों के किनारे देख रहे हैं पेड़ लगे हुए हैं, हमारी कॉलोनी में पेड़ लगे हुए हैं, हमारे बगीचे में पेड़ लगे हुए, तो इनको हम वनों में शामिल नहीं करते। तो उसके अलावा जो क्षेत्र हमारे पास में कितना है, वो है हमारे पास में 73.50%। और ये क्या है, ये आपका गैर वन क्षेत्र है, और इसमें हम लोग पूरा जो नंबर है उसको हमने यहां पर क्या कर लिया है, शामिल कर लिया है। अब जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने यहां पर डेटा जो है वो आपके सामने यहां पर प्रस्तुत कर दिया। 25.17% जो है वो आपका टोटल यहां पर फॉरेस्ट और ट्री एरिया है या ट्री कवर है। अगर हम लोग यहां पर बात करें फॉरेस्ट कवर की तो ये 21.76% है, और ट्री कवर जो है वो आपका 3.41% है। टोटल 25.17% आ जाता है। और ये आपका बोल सकते हैं कि जो ऐसा क्षेत्र जो वन में शामिल नहीं है, 73.50% जो है उसको हम लोग शामिल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपोर्टेंट डेटा जो है वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ये हर एक स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। 19 states and UTs have above 33% of the geographical area
अंडर द फॉरेस्ट कवर, यानी कि टोटल हमारे देश में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें से 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास में 33% से ज्यादा क्या है, वन क्षेत्र है। ध्यान रखना कितना है, 33% से ज्यादा है। आउट ऑफ दीज 8 स्टेट, दैट इज मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर है फॉरेस्ट कवर अबव 75%। यानी कि जो 19 हैं, उन 19 में से भी 8 ऐसे हैं जिनके पास में 75% से ज्यादा क्या है, 75% से ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, ये रिपोर्ट में हमको यहां पर देखने को मिल गया है। चलो बहुत बढ़िया, जैसा कि आप लोग यहां पर देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे इसको यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये सारा डेटा जो है ये मैं आपको यहां पर बता चुका हूं। अब कुछ प्रीलिम्स से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट जो है, जैसे कि अगर हम लोग यहां पर बात करें टॉप 3, यहां पर ध्यान रखना बेटा, टॉप 3 आपको शामिल करना है। टॉप 3 स्टेट्स शोइंग मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। टॉप 3 स्टेट शोइंग मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर की बात कर रहे हैं यहां पर, इसमें मिजोरम आएगा, गुजरात आएगा और इसके साथ साथ में उड़ीसा की बात कर रहे हैं। एरिया वाइज टॉप 3 स्टेट्स हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, इसमें आपका मध्य प्रदेश आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा और इसके साथ साथ में महाराष्ट्र जो है उसको यहां पर शामिल कर लेंगे। और एरिया वाइज कर लें, एरिया वाइज टॉप 3 स्टेट हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, तो यहां पर भी आपका मध्य प्रदेश आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा और इसके साथ साथ में छत्तीसगढ़ जो है उसको भी क्या कर सकते हैं, उसको भी हम लोग यहां पर शामिल कर सकते हैं। ये सारा डेटा जो है वो आप लोगों को यहां पर क्या करना है, इसको आप लोगों को यहां पर शामिल कर लेना है। ये बात आप लोग अच्छे तरीके से जान जाइए और समझ जाइए। ठीक है, चलो हिंदी वाले बच्चे जो है ध्यान रखेंगे, वन और वृक्षारोपण में एकदम वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य जो है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। वन आवरण में अधिकतम वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य अगर देखा जाए तो मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा। क्षेत्रवार शीर्ष 3 राज्य जिनमें सबसे बड़ा वन और वन वृक्षावरण है तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। और क्षेत्रवार शीर्ष 3 राज्य जो है उसमें मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और इसके साथ साथ में छत्तीसगढ़ जो है उसको हम लोग यहां पर शामिल कर लेते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपोर्टेंट डेटा जो है वो भी मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, वो भी मैं आपको यहां पर समझाना चाहता हूं। ध्यान रखना, अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं, अगर हम लोग यहां पर चर्चा करें तो छत्तीसगढ़ आपके सामने सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जो 684 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है इसको यहां पर जो आपका छत्तीसगढ़ है इसमें शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो 559 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसको यहां पर शामिल किया गया है। और इसके साथ साथ में उड़ीसा की बात करें तो यहां पर भी 559 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसको भी हमने क्या कर दिया है, इसको भी हमने यहां पर शामिल कर दिया है। इसके बाद अगर हम लोग यहां पर बात करें वन आवरण की, ठीक है, वन आवरण की चर्चा की है तो यहां पर आप देखेंगे तो मिजोरम जो है यहां पर आप देखेंगे तो 242 वर्ग किलोमीटर जो है उसको यहां पर शामिल कर सकते हैं। गुजरात की बात करें तो 180 स्क्वायर किलोमीटर यहां पर शामिल किया जाता है। और उसके बाद उड़ीसा की बात कर ले तो 152 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आपको यहां पर शामिल करना होगा। ठीक है, इसको जरूर यहां पर इंक्लूड कर लीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम लोग यहां पर देखें तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जाए, आप लोग जरूर उसको क्या करना है, शामिल करना है। सबसे ज्यादा जो है वो आप देख रहे हैं यहां पर मध्य प्रदेश में शामिल किया गया है। और अगर हम लोग यहां पर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 77,073, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो आपको यहां पर मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाता है। इसको आप लोग यहां पर शामिल कर लेते हैं, एग्जाम में पूछा जाए तो प्लीज इसको आप लोग गलत ना कीजिएगा। ठीक है ना, चलें आगे। चलिए अब कुछ बेसिक सी बात है। इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर विथ रेस्पेक्ट टू टोटल जियोग्राफिकल एरिया, लक्षद्वीप जो है वो सबसे नंबर 1 पर है। उसके बाद हमारे पास में मिजोरम है और उसके बाद अंडमान निकोबार जो है इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग यहां पर शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें आप लोग यहां पर शामिल कर लेंगे। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र में वन आवरण के प्रतिशत की बात करें, लक्षद्वीप अगर देखा जाए तो 91.33%। ठीक है, उसके बाद मिजोरम है और उसके बाद में हमको निकोबार, अंडमान निकोबार जो है 81.62% हमको देखने को मिल जाता है। लेकिन कुछ समस्या जो है वो हमको यहां पर देखने को मिल रही है, कुछ कंसर्न भी है।
सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैंग्रोव। देखो मैंग्रोव जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हमारे पास में बहुत 9 राज्य ऐसे हैं जिनके पास तटीय रेखा है ना, और जो समुद्री आपदाएं होती हैं उनको उनसे बचाने में मैंग्रोव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो भारत का मैंग्रोव आवरण जो है वो 4,991.68 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है, जिसमें 2021 से 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। ये बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं कंसर्न है हमारे लिए, इस पे हमको काम करना होगा। गुजरात में मैंग्रोव आवरण में 36.39 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई, जबकि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में क्रमशः 13.01 वर्ग किलोमीटर और 12.39 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि जो थी वो यहां पर देखेगी। तो गुजरात जो है यहां पर आपको जो मैंग्रोव है इसमें कमी मिली है। इसके बाद महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश है, वहां पर आपको बढ़ोतरी मिली है। टोटल क्षेत्र की बात करें तो यहां पर हमको कमी जो है वो देखने को मिल रही है। आपसे पूछा जा सकता है कि 7.43 और इसमें से क्या कर दो आप यहां पर 0.15 जो है इसको कमी कर दो, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको जरूर आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। आगे चलते हैं जरा। अब सबसे बड़ी बात यहां पर जो जंगल में लगने वाली आग है, ये भी इंपॉर्टेंट कंसर्न है। 2023-24 में सबसे अधिक आग घटनाओं वाले शीर्ष 3 राज्य जो थे वो उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये 3 जो राज्य है यहां पर आपको सबसे ज्यादा जो जंगल में आग जो घटनाएं जो थी वो आपको यहां पर इन 3 राज्यों में देखने को मिल जाती हैं। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं हम लोगों ने यहां पर सीखी है, हम लोगों ने यहां पर जान लिया है। अब आगे की बात यह है कि नया साल है और आप चाहते हैं कि नई तैयारी जो है वो मजबूत होनी चाहिए, जीत वाली होनी चाहिए, और एक मैं बोल सकता हूं कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों का समूह जो है वो आपके साथ में रहे। तो आप लोग हमारे इन बैचेस में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपको जो सक्षम बैच है, इसके साथ प्रथम बैच है हमारा, इसके बाद में सर्व सक्षम बैच है, आक्रोश बैच है, ऊर्जा बैच है, ठीक है, यूनिटी बैच है, इंटीग्रेटेड दैट इज प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों जो है इसमें शामिल किए गए। तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है, आप चाहें तो अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को दुगना कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे जो स्पीड है, देखो आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन राइट डायरेक्शन उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक बहुत ही शानदार आपके पास में मौका है। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको दीपेश सर PW आपको ऐसा यहां पर टाइप करना होगा, आप मुझसे इंक्लूड हो सकते हैं, आराम से आप मुझसे यहां पर जुड़ सकते हैं। चलिए, तो ये कुछ बेसिक सी बातें हम लोगों ने यहां पर सीखी। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत कम टाइम में मैंने समझाने की कोशिश की है, जो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे सेशन के लिए आप लोग जुड़े रहिए यूपीपीएससी वाला पर। थैंक यू सो मच गाइस, भारत माता की